नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन है। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। सुबह 10 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। देखना ये होगा कि आखिरकार इस संबोधन में क्या कुछ खास होने वाला है। जानकारी ये भी मिल रही है कि कोरोना को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में कई त्योहार हैं, कोरोना को लेकर आगाह कर सकते हैं पीएम देश को। तो पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन और कल एक खास उपलब्धि देश ने हासिल की। 100 करोड़ से ज्यादा जो वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो हमने पूरा किया। तो पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि सुबह 10 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन, बड़ी खबर। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। तो सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। तो पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खबर लखनऊ से, आज पहली बार बीजेपी का यादव सम्मेलन। सपा के कोर वोट बैंक पर चोट मारने का बीजेपी का प्लान है। यादव वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी भी यादव सम्मेलन में शामिल होंगे। यूपी में 52% ओबीसी वोट बैंक में 10% यादव है। यादव वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में है बीजेपी। आज पहली बार बीजेपी का यादव सम्मेलन। सपा के कोर वोट बैंक पर चोट मारने का बीजेपी का प्लान। यादव वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में है बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी भी यादव सम्मेलन में शामिल होंगे। यूपी में 52% ओबीसी वोट बैंक में 10% यादव हैं। तो सपा के कोर वोट पर चोट मारने का बीजेपी का प्लान है। यादव वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी है। तो आने वाले चुनाव को देखते हुए लगातार जो तमाम पार्टियां हैं वो वोट बैंक को साधने में जुटी हुई हैं। यूपी में 52% ओबीसी वोट बैंक में 10% यादव हैं और इसी वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है। तो यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। और यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो यूपी में यादवों की संख्या 10% है और इस बड़े वोट बैंक को बीजेपी कहीं ना कहीं लुभाना चाहती है। यादवों की हिस्सेदारी 20% है और अगर हम इस हिस्सेदारी की बात करें तो कोर वोट माना जाता है ये सपा का। यूपी की हर सीट पर यादवों की मौजूदगी है, ये अपने आप में बेहद अहम है। सूबे में अब तक 5 बार यादव सीएम बने हैं। तो आप समझिए जरा कि कितना वर्चस्व है। 3 बार मुलायम सिंह यादव सीएम रहे और इसके साथ ही एक बार राम नरेश यादव और एक बार अखिलेश यादव सीएम रहे हैं। तो यादवों पर बीजेपी की अब नजर है और इस वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार ये जो यादव सम्मेलन है वो कितना असरदार होता है। आज पहली बार बीजेपी का यादव सम्मेलन। सपा के कोर वोट बैंक पर चोट मारने का बीजेपी का प्लान है।
तो यादव वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में है बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी भी यादव सम्मेलन में शामिल होंगे। यूपी में 52% ओबीसी वोट बैंक पे 10% यादव हैं। तो 52% ओबीसी अगर वोट बैंक है तो उसमें 10% यादव हैं। ओबीसी वोट बैंक को साधना तो चाहती है बीजेपी, लेकिन अगर साथ में यादव भी सज जाए तो हो सकता है आगे काम बन जाए। तो सपा के कोर वोट बैंक पर चोट मारने का बीजेपी का प्लान है। यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी है। अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, यादव सम्मेलन आज बीजेपी करेगी। अगर हम इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन के जरिए पहली बार यादवों का यह सम्मेलन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा और इस सम्मेलन के जरिए यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश है। बिल्कुल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा हर वो मोहरा खोलना चाहती है जिससे 2022 की कुर्सी मिल जाए। निश्चित तौर पर इससे पहले देखा गया कि जो दलित वर्ग से जाटव वर्ग आता है उसको लेकर के विशेष सम्मेलन किया गया जो पहली बार हुआ था। निश्चित तौर पर जाटव जो है वो मायावती का कोर वोटर माना जाता है, बसपा का कोर वोटर माना जाता है, उसमें भी भाजपा ने सेंध मारने की कोशिश की। अब आज जो है यादव वोट है, जो वोट बैंक है ओबीसी का, जो 10% है, प्रदेश भर में हर जिले में अच्छा वर्चस्व रखता है। पूर्वांचल क्षेत्रों में देखें तो और जो पश्चिम क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ रखता है। ऐसे में उनमें सेंध मारने की कोशिश आज भाजपा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है, थोड़ा सा भी वोट बैंक इधर उधर होता है, निश्चित तौर पर इससे सपा का नुकसान होगा और सीधे तौर पर भाजपा का फायदा होगा। क्योंकि जाटव और यादव वोटर ऐसे माने जाते थे जो कोर वोटर थे, जो कभी किसी पार्टी के साथ नहीं जाते थे। लेकिन जो चुनाव देखे गए, चाहे 2017 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, कहीं ना कहीं इन दोनों जातियों का, वर्गों का जो मोह भंग अपने अपने जो मूल पार्टियां थे उनसे हुआ। निश्चित तौर पर उसी का फायदा अब भाजपा उठाना चाहती है और आज एक बार फिर जो यादवों का अलग से जो है सम्मेलन कर रही है। हालांकि पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी है, लेकिन यादव को विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है क्योंकि जितना प्रतिशत यादव कटेगा उतना सीधे तौर पर भाजपा का फायदा होगा। निश्चित तौर पर 2022 को लेकर के हर तरह का हथकंडा भाजपा अपना रही है, चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो, चाहे ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन हो, चाहे अब यादव वर्ग सम्मेलन हो या फिर पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, लगातार सम्मेलन का दौर जारी है। निश्चित तौर पर इसका फायदा 2022 चुनाव में मिल सकता है भाजपा को। जी बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से देखा जाए सपा का कोर वोट बैंक है यादव वोट बैंक और ओबीसी 52% है अगर, तो उसमें 10% यादव वोट बैंक है। तो इस वोट बैंक के जरिए ये कहा जा सकता है ओबीसी को साधने की, तो लगातार वैसे ही ओबीसी को साधने की कोशिश हो रही है और अगर यादव भी सज जाएंगे तो हो सकता है आगे काम थोड़ा आसान हो जाए। बिल्कुल, अगर बात करें जो राजनीति जानते हैं उनका मानना है कि भाजपा के लिए सबसे बेहतर ये है क्योंकि उसका कई मुद्दे, एक तो उसका राष्ट्रवाद का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, वो सबसे प्रखर है। उसका जो मूल वोटर है, चाहे वो आज से 20 साल पहले अभी तक कटा नहीं। इसके अलावा अगर बात करें जो तमाम अन्य मुद्दे रोज ला रही है भाजपा, चाहे वो पिछड़ों को आरक्षण देने की बात हो, चाहे पिछड़ों को तमाम सुविधाएं देने की बात हो, दलितों को सुविधाएं देने, लगातार उन पर जोर रहे हैं, उनको लेकर के विशेष तौर पर सम्मेलन किया जा रहा है। ऐसे में जो सम्मेलन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भाजपा को मिलना ही है। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया 2017-2019 में जो भाजपा थी उसने ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ब्राह्मण जो वर्ग है या क्षत्रिय वर्ग जो सवर्ण वर्ग आता है वो भाजपा का मूल वोटर है और वो ज्यादा छिटकता नहीं भाजपा से, वो कहीं ना कहीं अंतिम समय में भाजपा के पास ही आता। निश्चित तौर पर तो उसके बाद जो भाजपा का अब जो मेन फोकस है वो जो ओबीसी वर्ग में यादव वर्ग है और जो दलितों में जाटव वर्ग है, इन लोगों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि जितना भी कटेगा, जब 5%, 2%, 1% भी अगर कटेगा, इनसे वोट बैंक अलग होगा तो निश्चित तौर पर इसमें सीधे तौर पर जो मूल पार्टी है उनको नुकसान होगा और भाजपा को फायदा होगा। जी चलिए अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर, योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कृषि विभाग में नव नियुक्त तकनीकी सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शाम 4 बजे का समय बताया जा रहा है। लोक भवन ऑडिटोरियम में यह पूरा कार्यक्रम होगा। तो आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रोजगार को लेकर लगातार सरकार फोकस कर रही है। तो योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
और अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, योगी सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है। रोजगार को लेकर किस तरह से फोकस किया जा रहा है, हम सब जानते हैं। आज नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम है सीएम का, अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल। यूपी ट्रिपल एसटी के थ्रू कृषि विभाग में तकनीक सहायकों की भर्ती निकली थी। जो 1863 पद थे जिन पर भर्ती हुई अभ्यर्थियों को आज उनका जो पत्र दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाए। मुख्यमंत्री खुद नियुक्ति करेंगे। निश्चित तौर पर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले तमाम इस साल देखा गया तमाम ऐसे मौके रहे जब रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री सजग दिखाई दिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो या सरकारी। लगातार नई नई नियुक्तियां किया जा रही हैं और जैसा वादा मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि हम जो है फोकस करेंगे उन चीजों पर जहां पर रोजगार पैदा हो। निश्चित तौर पर ऐसा किया भी जा रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे तमाम योजनाएं लाई जा रही हो, चाहे तमाम जो बिजनेस आ रहे हों, निश्चित तौर पर नए नए व्यापार शुरू किए जा रहे हैं, नई नई योजनाएं उसमें कहीं ना कहीं रोजगार पैदा करनी। आज फिर एक बार फिर उसी के तहत रोजगार योजना के तहत कहीं ना कहीं जो 1863 अभ्यर्थी थे उनको आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर हम जिस तरह से बात करें, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, एक बड़ा मुद्दा था कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर। तो रोजगार को लेकर सरकार किस हद तक प्रतिबद्ध है, ये इस चीज से समझा जा सकता है, क्योंकि लगातार रोजगार देने की तरफ सरकार का जो ध्यान है वो नजर आ रहा है। अश्विनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अश्विनी, साफ तौर पर इन सब चीजों से समझा जा सकता है, क्योंकि हमने कुछ समय पहले भी देखा नियुक्ति पत्र बांटे गए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में। और अगर हम बात करें 2017 में जब योगी सरकार बनी थी तो रोजगार को लेकर तमाम वादे किए गए थे, और अब वो वादे जो है रोजगार मिशन रोजगार पर जिस तरह से प्रतिबद्ध है सरकार, वो वादे भी पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। रोजगार किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा रहता है, चाहे कोई भी सरकार रही, इससे पूर्व सरकार रही, ऐसे यह सरकार रही हो। निश्चित तौर पर जब योगी सरकार बनी थी, उससे जब चुनाव था उससे पहले मैनिफेस्टो जब जारी किया गया था तो 4 लाख रोजगार देने की बात कही गई। निश्चित तौर पर उसके बाद तमाम सेक्टर्स में रोजगार उत्पन्न किए गए, चाहे वो तमाम जो नई इंडस्ट्री शुरू की गई हों, तमाम गवर्नमेंट सेक्टर्स है, क्योंकि संभव नहीं हर व्यक्ति को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दी जा सके, लेकिन सबके बावजूद भी तमाम सेक्टर्स में नई नई वैकेंसीज निकाली गई। ओडीओपी जो एक है रोजगार के लिए एक बेहतर माध्यम बनाया गया, ओडीओपी को, जो विश्व स्तरीय पहचान उत्तर प्रदेश को दिला ही रहा, साथ ही साथ दूर सुदूर क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के, वहां पर रोजगार भी दिला रहा लोगों को। निश्चित तौर पर जो बेहतर काम हो सकता था वो किया जा रहा, लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं वो सरकार को हर बार घेरते हैं। उनका कहना है युवा जो बेरोजगार है। एक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है प्रदेश का, ऐसे में यहाँ पर जो जनसंख्या युवाओं की है वो सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश समेत देश पूरा जो है युवाओं का देश भारत का ज्यादा। निश्चित तौर पर तो बेरोजगारी का स्तर भी कहीं ना कहीं उसमें बढ़ेगा ही, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है जिसका फल कहीं ना कहीं लोगों को मिल रहा है। और 2022 चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले आज एक बार फिर मुख्यमंत्री जो हैं अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जी बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी में मुलाकात हुई है। लखनऊ के संघ कार्यालय में करीब आधे घंटे दोनों में मुलाकात हुई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है। प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी दोनों में बात हुई है। तो बड़ी खबर, लखनऊ के संघ कार्यालय में करीब आधे घंटे दोनों में मुलाकात हुई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े विषयों पर भी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की गई इस मुलाकात में। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी दोनों में बात हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी में मुलाकात हुई है। और वहीं जौनपुर में देर रात बड़ा हादसा, जर्जर 3 मंजिला इमारत धराशायी, मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत, 6 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, इलाज जारी है। जौनपुर में देर रात ये बड़ा हादसा, 6 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। मौके पर बचाव राहत का काम जारी है। पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद नजर आ रहा है।
थी। बस हम ऐसे ही सोच एक बैग नीचे बैठ गया, अंधेरा छा गया। कितने लोग थे पूरे मकान में? पूरा मिला के 13 लोग। आप उस वक्त थे उसमें मौजूद? हाँ मौजूद थे, सोए थे। 11:15 की बात है। कल हमारे पास 11 लोग आए थे, जिसमें से 5 लोग जो है उनकी मौत है और 6 लोग जो है वो घायल हैं, उनको भर्ती कर लिया गया है। घायलों की हालत कैसी है? घायल वाले जो है उनका इलाज दिया जा रहा है और कोई बहुत सीरियस नहीं है, हल्की फुल्की चोटें आई हुई हैं। कल हमारे पास 11 लोग आए थे। तो जर्जर 3 मंजिला इमारत धराशायी। जौनपुर में देर रात बड़ा हादसा हुआ है। तो जौनपुर में देर रात बड़ा हादसा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 6 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अचानक से 3 मंजिला इमारत देर रात धराशायी हो गई और उस समय कई लोग घर में सो रहे थे, जिसमें से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, मामूली सी चोटें हैं, इलाज किया जा रहा है। तो जर्जर 3 मंजिला इमारत धराशायी हुई है। देर रात जौनपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो मौके पर बचाव राहत दल, पुलिसकर्मी तमाम नजर आ रहे हैं। तो जौनपुर में देर रात बड़ा हादसे की तस्वीरें। अचानक से 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। तो मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग बुरी तरह से घायल, इलाज जारी है। लगभग 11-12 लोग घर में उस समय मौजूद थे। और अब खबर है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश सोनू पैर में गोली लगने से घायल। बदमाश से एक बाइक, एक तमंचा व 3 कारतूस बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में एक बदमाश फरार, जंगलों में कॉम्बिंग जारी है। मुठभेड़ में बदमाश सोनू के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। तो न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का ये मामला सामने आया है। तो मुठभेड़ में बदमाश सोनू पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। तो बदमाश से एक बाइक, एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश सोनू पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। एक बाइक, एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। एक बदमाश अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर जंगलों में कॉम्बिंग जारी है। कोतवाली पुलिस को एक जानकारी मिली थी, एक इनपुट था कि कुछ बदमाश हैं जो कोई घटना करने की फिराक में हैं। उसी में जो बुढ़ाना मोड़ है वहाँ पे चेकिंग कराई गई। कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी की तो 2 एक मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जैसे ही उनको रोका तो रुके नहीं, और पुलिस ने जब नाकाबंदी की तो पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से उन्होंने फायर किया। उसमें पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की, एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम सोनू है, जो कि सोनू सनोफ विक्रम कल्याणपुर का रहने वाला है, कल्याणपुरी थाना रतनपुरी का। तो मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक बाइक, एक तमंचा, 3 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ का मामला सामने आया है। सचिन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए देर शाम पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ था, तभी एक संदिग्ध बाइक सवारों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर जो किया, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है, जिसमें एक बदमाश सोनू नाम का बदमाश घायल हुआ है। लगभग 20 मुकदमे, लूट, हत्या, चोरी, सभी तरह के मुकदमे उस पर हैं और एक शातिर अपराधी सोनू है जिसको गोली लगी है।
एक उसका साथी है जो फरार हो गया है। पुलिस ने उसे पकड़ने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन वो जंगल के रास्ते भाग गया और ये एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। जी। सचिन, एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, एक का को लेकर ये कहा जा रहा है कि बदमाश फरार हो गया है, जिसको लेकर पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। फरार बदमाश की बात करें तो उसकी तलाश जारी है। अभी इस मामले पर क्या अपडेट है? देखिए, बता रहा हूं मैं आपको, रात जंगल में वो भागा था, काफी देर उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने कॉम्बिंग की, जंगलों में खाक छानी, लेकिन जंगल के रास्ते वो निकल गया। अभी पुलिस जो है घायल बदमाश से पूछताछ में जुटी हुई है, कौन बदमाश था, कहाँ के लिए निकले थे, क्योंकि एक बड़ा बदमाश है जो पकड़ा गया है, सोनू, और विभिन्न थानों में उस पर तरह तरह के मुकदमे, हर तरह का मुकदमा उसके ऊपर है। तो पुलिस जानने के लिए जुटी हुई है कि किस वारदात को वो अंजाम देने के लिए निकले थे और जो फरार बदमाश है कौन है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन जौहरी। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।